हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे ड्रॉप आउट लेयर के बारे में। और ड्रॉप आउट जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो ड्रॉप आउट है वो भी एक तरीके का रेगुलराइजेशन टेक्निक है। रेगुलराइजेशन टेक्निक यानी कि वो टेक्निक जो हमें ओवरफिटिंग रिड्यूस करने में हेल्प करती है। ठीक है, ओवरफिटिंग रिड्यूस करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि हम L1 और L2 के बारे में पढ़ा था, L1 L2 रेगुलराइजेशन के बारे में। तो हम न्यूरल नेटवर्क्स के केस में ड्रॉप आउट एक बहुत फेमस टेक्निक है जो कि अप्लाई की जाती है। ठीक है, तो अब ड्रॉप आउट क्या है और के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। तो गाइस, सबसे पहली चीज समझो, अगर आपने रैंडम फॉरेस्ट पढ़ा हो, रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम जो है मशीन लर्निंग का, वो पढ़ा हो, तो उसमें हमने एक चीज देखी थी। तो उसमें हम क्या करते थे, हम बड़े सारे डिसीजन ट्री बनाते थे। ये जैसे डिसीजन ट्री 1 है, ये डिसीजन ट्री 2 है। ठीक है, ऐसे हम बड़े सारे डिसीजन ट्री बनाते थे। तो हम के डिसीजन ट्री बना रहे हैं। ठीक है, तो हम बड़े सारे डिसीजन ट्री बनाते थे। ये हम अलग फीच मतलब सपोज आपके पास 50 फीचर्स है, तो सैंपल हम 50 में से 5 फीचर्स सपोज करो इसमें ले लेते थे, 10 इसमें ले, कोई भी सैंपल इसमें से, मतलब बेसिकली सैंपल सबसेट ऑफ फीचर, रैंडम सैंपल ले लेते थे इसमें, रैंडम सैंपल लेते थे इसमें। और हर डिसीजन ट्री अलग अलग बनता था। और बेसिकली ये जो डिसीजन ट्री बनते थे ये फुली ग्रोन डिसीजन ट्री होते थे। ठीक है, तो हम क्या करते थे, ये हमारे डिसीजन ट्री हम बनाते थे और उसके बाद हम बेसिकली मेजॉरिटी ले लेते थे आउटपुट की, और हम अपना आउटपुट दे देते थे। बेसिकली हम क्या कर रहे थे, बेसिकली हम रैंडमाइजेशन कर रहे हैं, रैंडमाइजेशन कर रहे हैं। और रैंडमाइजेशन यानी कि बेसिकली हम सैंपल ले रहे हैं फीचर्स के। यहाँ पे हम कोई 5 फीचर ले लेते या कोई भी 10 फीचर ले ले, यहाँ पे अलग सबसेट ऑफ फीचर्स ले लेते थे, यहाँ पे अलग सबसेट ऑफ फीचर्स लेते थे, यहाँ पे अलग सबसेट ऑफ फीचर्स। इनसे डिसीजन ट्री बनता था अलग, इनसे अलग डिसीजन ट्री बनता था। फिर उन सबके आउटपुट से हम एक फाइनल आउटपुट दे देते थे। बेसिकली हम एक रैंडमाइजेशन कर रहे थे। रैंडमाइजेशन का मतलब कि हम अलग सैंपल ले रहे थे, सैंपल ऑफ जो फीचर्स है, डिफरेंट सैंपल ऑफ फीचर्स एवरी टाइम। ठीक है, डिफरेंट सैंपल ऑफ फीचर्स एवरी टाइम। बेसिकली जो हमारा डिसीजन ट्री बन रहा था, बेसिकली जो हमारा डिसीजन ट्री बन रहा था वो अ, अलग बन रहा था हर बारी। ठीक है, तो उसके बाद बेसिकली हम रैंडम सैंपल सबसेट ऑफ फीचर्स। ठीक है, रैंडम सैंपल सबसेट, सबसेट मतलब कि आपके अगर टोटल 50 है तो आप कोई इसमें 10 लेते थे, तो कोई भी रैंडमली 10 ले लेते थे। बेसिकली ये जो रैंडमाइजेशन आप कर रहे थे, इस रैंडमाइजेशन की वजह से आपकी ओवरफिटिंग रिड्यूस हो रही थी। अगर आपने रैंडम फॉरेस्ट पढ़ा हो, बेसिकली इस रैंडमाइजेशन की वजह से आपकी ओवरफिटिंग रिड्यूस हो रही थी। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रो दे दिया रैंडम फॉरेस्ट में के बारे में। अगर आपने ये नहीं भी पढ़ा तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि बेसिकली रैंडम फॉरेस्ट में हम अलग अलग डिसीजन ट्री बनाते हैं और वो रैंडमाइजेशन लाते हैं, जिसकी वजह से हमारी ओवरफिटिंग रिड्यूस हो जाती है। चलो, ये हमने थोड़ा सा आइडिया ले लिया। तो ड्रॉप आउट जो है ना, ये जो ड्रॉप आउट है, ये भी इसी कंसेप्ट से बना है। ये भी ना इसी कंसेप्ट से बना है कि आप रैंडमाइजेशन ले आओ अपने एमएलपी या न्यूरल नेटवर्क्स में। ठीक है, एमएलपी या न्यूरल नेटवर्क कुछ भी कह लो, इसलिए आप किसी तरीके से रैंडमाइजेशन ले आओ, आप ओवरफिटिंग रिड्यूस कर दोगे। ठीक है, तो आप ओवरफिटिंग रिड्यूस कर दोगे, ये समझना बहुत जरूरी है। ड्रॉप आउट का भी यही बेसिक आइडिया है कि आप किसी तरीके से रैंडमाइजेशन ले आओ। क्या यही आइडिया रैंडम फॉरेस्ट में था जब हम ये रैंडम सबसेट ले रहे थे। ठीक है, तो मैंने ये बस इसीलिए समझाया क्योंकि मैं बताना चाह रहा था कि हम यहाँ पे भी एक तरीके की रैंडमाइजेशन कर रहे थे, तो हम ड्रॉप आउट में भी एक तरीके की रैंडमाइजेशन करेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो अब हम देखते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो अब हम देखते हैं। सपोज करो, मेरा एमएलपी है। मेरा एमएलपी में सपोज करो मेरे यहाँ 5 इनपुट है। ठीक है, मेरे यहाँ 5 इनपुट है और यहाँ मेरी पांच पांच ले लो, 5 ही न्यूरॉन लगे हुए हैं लेयर 1 में। ठीक है, यहाँ मेरे 4 लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ मेरे 4 लगे हुए हैं और यहाँ मेरा एक आउटपुट ले लो। ठीक है, बेसिकली यहाँ ये सब कनेक्टेड होंगे, ये सब कनेक्टेड होंगे ऐसे। ठीक है, ये सब ऐसे कनेक्टेड होंगे।
ऐसे ही सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। ठीक है गाइस, मैं ये पूरा बना नहीं रहा हूँ, बेसिकली ये पूरा होता है। ठीक है, ये पूरा होता है। ठीक है, ऐसे ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। एक काम करते हैं, चार ही ले लेते हैं। चार ही ले लेते हैं। कितने भी हो सकते हैं, तो इसको मैंने चार ही ले लिया, यहाँ भी मैंने चार ले लिया। ठीक है, तो अब गाइस मैं ये पूरा नेटवर्क बना नहीं रहा हूँ, ये हमारा यहाँ वाई आई आ गया। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है, जब जब रैंडमाइजेशन होती है ना, एक बारी इसको पूरा बना लेते हैं, एक बारी इसको पूरा बना लेते हैं, क्योंकि तब समझना आसान हो जाएगा। अरे आ गए, इस पे चार आ गए, पर इस बना लिया। पांच है ना सब पे। तो पता नहीं ये सारे बन गए हैं नहीं बने, अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो अगर हमें अब हमें अगर इसमें रैंडमाइजेशन लानी है, क्योंकि ड्रॉप आउट के थ्रू आती है, तो रैंडमाइजेशन लानी है, तो हम क्या करेंगे, तो बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे, तो ड्रॉप आउट क्या करता है, ड्रॉप आउट ना किसी भी एक आइट्रेशन में, आइट्रेशन यानी कि जब आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हो वेट मैट्रिक्स से अपने इनपुट को, ठीक है, तो वेट मैट्रिक्स से इनपुट को अपना वाई ऑब्टेन कर रहे हो, आपकी बेसिकली फॉरवर्ड पास में, जो आपकी फर्स्ट आइट्रेशन होती है कि आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, ठीक है, यहाँ से यहाँ आउटपुट निकाल रहे हो, तो बेसिकली क्या करता है कि आपके रैंडम इन एनी गिवन आइट्रेशन, कोई भी आइट्रेशन में आपके रैंडम जो है ना, रैंडमली आपके इनपुट, ये जो चार पांच इनपुट है, इनपुट और या रैंडम इनपुट, या आपके जो एक्टिवेशन फंक्शन, ये यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन लगे हुए हैं एफ, ठीक है, यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन लगे हुए हैं। ठीक है, बेसिकली रैंडमली कोई भी इनपुट, कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन, बंच ऑफ या मतलब कोई भी बंच ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है, कोई भी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी, बेसिकली कोई भी इन सबको ना रिमूव कर देता है। मूव यानी कि डीएक्टिव, एक समझ लो डीएक्टिवेट कर देता है। डीएक्टिवेट का मतलब क्या हुआ, खाली इस आइट्रेशन के लिए ना, जैसे सपोज करो पहली आइट्रेशन हो रही है, तो क्या करेगा, सपोज करो वो इसको हटा देगा, और सपोज करो इसको हटा देगा, सपोज करो इसको हटा दिया, और सपोज करो इसको हटा दिया, और यहाँ पे सपोज करो इसको हटा दिया। ठीक है, तो सपोज करो ये दो इनपुट को हटा दिए, इन दो न्यूरॉन को हटाया नहीं, डीएक्टिवेट कर दिया, यानी कि ये जो वेट्स इनके कनेक्टेड हो रहे हैं ना, ये डीएक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आपका रैंडमली इनको हटा दिया, समझ रहे हो, रैंडमली किसी को भी हटा सकता है, रैंडमली कोई इनपुट और बंच ऑफ जो एक्टिवेशन, आपके ये जो एक्टिवेशन फंक्शन, ये जो न्यूरॉन लगे हुए हैं, रैंडमली कितनों को भी हटा देगा। ठीक है, रैंडमली बंच ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन या इनपुट। और एक बात ध्यान रखना कि ये एक आइट्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, एक आइट्रेशन में, एक पहली आइट्रेशन में इसको हटा दिया, ठीक है, और इसको हटा दिया। अब जो दूसरी आइट्रेशन होगी, जब आप ड्रॉप आउट लगाओगे ना, तो जरूरी नहीं कि ये और यही हटेंगे, फिर ये और ये हट सकते हैं, समझ रहे हो, फिर ये वाला एक्टिवेशन फंक्शन हट सकता है। बेसिकली क्या हो रहा है, सपोज करो एक आइट्रेशन बनाऊं मैं, ठीक है, तो सपोज करो ये आइट्रेशन है, ये मेरे न्यूरॉन है, ठीक है, ये मेरे न्यूरॉन है, यहाँ आउटपुट है। तो क्या किया, जो अब रैंडम जब मैंने ड्रॉप आउट लगाया ना पहली आइट्रेशन में, तो ये वाला और ये वाला हट गया था, मैंने बोला, तो खाली ये कनेक्शंस रहेंगे। ठीक है, तो खाली ये वाले कनेक्शन रहेंगे, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो खाली ये वाले कनेक्शन रहेंगे, क्योंकि दो हट गए, समझ गए, तो ये हट गए। अब मैंने बोला इसमें से क्या करो, ये वाला हटा दो, और सपोज करो ये वाला हटा दो, ये रैंडमली होता है। ठीक है, ये रैंडमली होता है, तो ये दो हट गए, तो अब खाली ये और ये रहेंगे इस लेयर पे, समझ रहे हो, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। तो अब ये दो ये रहेंगे, अब सपोज करो इस लेयर में आपके पास तीन थे, ठीक है, इस लेयर में तीन थे, तो अब मैंने बोला कि ये वाला हटा दो, तो अब खाली ये रहेगा। ये एक आइट्रेशन में हुआ, एक आइट्रेशन में ये वाले हटे, ये हटा और ये हटा। अब जो नेक्स्ट आइट्रेशन है, उसमें जरूरी नहीं कि यही सेम हटेंगे,
नेक्स्ट आइट्रेशन में जब आपने वेट्स कैलकुलेट किए, आप दोबारा फॉरवर्ड प्रोपोगेट कर रहे हो ना, तो जरूरी नहीं कि यही हटेंगे, दूसरे हट सकते हैं, ठीक है। मतलब ये वाला हट जाएगा, कोई और ये हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा, तो रैंडमली कोई भी हट सकते हैं। ये चीज समझनी जरूरी है कि हर आइट्रेशन में, एट एवरी आइट्रेशन एट एवरी आइट्रेशन ठीक है, एट एवरी आइट्रेशन इन एनी गिवन लेयर, मतलब एक लेयर में, ये अगर मैं इस लेयर की बात करूं, एट एवरी आइट्रेशन, एट इन अ गिवन लेयर, लेयर जैसे ये L1 लेयर है, इन अ गिवन L1 लेयर, यू रैंडमली रिमूव, आप रैंडमली रिमूव करते हो, यू रैंडमली रिमूव अ बंच ऑफ एक्टिवेशन न्यूरॉन, अ बंच ऑफ, ये जो एक्टिवेशन है आप इसको रिमूव करते हो रैंडमली, ठीक है, एट एवरी आइट्रेशन। और अगर आप इनपुट की बात करो तो आप बंच ऑफ इनपुट रिमूव करते हो। ये एक आइट्रेशन में बंच ऑफ इनपुट्स भी रिमूव हो सकते हैं, बंच ऑफ ये भी रिमूव हो सकते हैं, समझ रहे हो, आपके कोई न्यूरॉन्स। ये कंसेप्ट था कि ड्रॉप आउट ये रैंडमली रिमूव कर रहा है, तो इस तरीके से ना, ये जो रैंडमली रिमूव हो रहे हैं, ये जो रैंडमली रिमूव हुआ है, इससे क्या होता है कि रैंडमाइजेशन आ गई। जब ये रैंडमाइजेशन आ जाती है, बेसिकली आपकी ओवरफिटिंग रिड्यूस होने में हेल्प होती है। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि ड्रॉप आउट कैसे ओवरफिटिंग रिड्यूस करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ड्रॉप आउट ओवरफिटिंग रिड्यूस कर दिया, हाउ। बेसिकली हाउ का आंसर ये है कि जो ड्रॉप आउट है वो रैंडमाइजेशन लाती है, जब रैंडमाइजेशन आती है तो उससे आपकी ओवरफिटिंग रिड्यूस होती है, रैंडमाइजेशन की वजह से ही ओवरफिटिंग रिड्यूस हो रही है। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब तो ये हमने पढ़ लिया कि ये हम रैंडमाइजेशन ला रहे हैं, और ये जो ड्रॉप आउट हो रहा है इससे हमारा क्या कहते हैं कि ओवरफिटिंग रिड्यूस होती है। तो ये जो गाइस एक चीज और समझो, ये जो ड्रॉप आउट होती है ना, जब आप इसका कोड करोगे तो समझोगे, मैं कोड में समझाऊंगा, लेकिन ये ड्रॉप आउट ऐसे होती है। मतलब इसको कोड में लिखने का तरीका ये है कि जैसे ये आपके इनपुट्स हैं, और ये आपकी हिडन लेयर है यहाँ पे, ये आपकी हिडन लेयर 2 है, ये L1 है, ये L2 है, यहाँ आपका एक आउटपुट है, ठीक है, यहाँ आपका एक आउटपुट है, ये इनपुट है। तो अगर आपको ड्रॉप आउट लगाना है तो ड्रॉप आउट लेयर वाइज लगती है, मतलब कि अगर आप सपोज करो आपको यहाँ ड्रॉप आउट लगाना है, ठीक है, यहाँ के जो वेट्स हैं, बेसिकली यहाँ न्यूरॉन लगा हुआ है, इनको इनमें से इसको आपने जैसे वो करना है, ठीक है, इसको करना है, फिर एक आपका इसको करना है, ठीक है, और यहाँ से आपको इसको करना है, तो बेसिकली इस लेवल पे आपकी ड्रॉप आउट लगेगा। तो आप बोलोगे कि ये एक आपकी ड्रॉप आउट लेयर है, ठीक है, ये एक आपकी ड्रॉप आउट लेयर, मैं DL से लिख रहा हूँ, ये आपकी ड्रॉप आउट लेयर 1 है, ठीक है। तो इस जब आप यहाँ पे आप क्या कोड जब आप लिखोगे ना, अभी आपने कोड समझा नहीं है लिखना, कोड लिखना बहुत आसान है। तो कोड लिखने में मैं क्या बोलूंगा कि पहला पॉइंट बोलूंगा कि मेरी इनपुट लेयर बनाओ, ठीक है, इनपुट लेयर, तो मैं इनपुट लेयर एक लाइन लिख दूंगा कि इनपुट लेयर बनाओ। दूसरी लाइन लिख दूंगा, क्योंकि आप सीक्वेंस से चलो तो क्या कह रहा है कि एक ड्रॉप आउट लेयर बनाओ, दूसरा मैं लिख दूंगा एक ड्रॉप आउट लेयर बनाओ, तीसरा मैं लिख दूंगा एक मेरी L1 बनाओ, L1 हिडन लेयर बनाओ, चौथा मैं लिख दूंगा, अगर मेरे को यहाँ पे ये ये वो हाइपर पैरामीटर है, आपको यहाँ लगानी है नहीं लगानी ये आपकी मर्जी। सपोज करो मैं बोलता हूँ मैं यहाँ भी ड्रॉप आउट लगाना चाहता हूँ, फिर मैं लिख दूंगा कि मेरी यहाँ ड्रॉप आउट लगाओ, फिर मैं बोलूंगा कि मेरी L2 लगा दो, ठीक है, फिर मैं बोलूंगा मेरी L2 लगा दो, और फिर मैं बोलूंगा मेरा यहाँ पे आउटपुट दे दो, ठीक है। ये 6 लाइनें लिख दूंगा, मेरा पूरा कोड बन जाएगा। समझ रहे हो, ये ऐसे लिखते हैं कि ये आपको समझना जरूरी है कि कैसे लिखते हैं। ड्रॉप आउट लिखते कैसे हैं, ड्रॉप आउट लेयर लेवल है, लेयर लेवल यानी कि आपको एक लेयर बनानी है ड्रॉप आउट की, ठीक है, जैसे ये हिडन लेयर बनाई है ना, वैसी एक ड्रॉप आउट की लेयर बनती है यहाँ पे, ये ड्रॉप आउट की लेयर बनी है, ठीक है। तो ऐसे ही हम कोड करेंगे, ये कोड करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, ये बहुत आसान है। चलो ये तो हमने समझ लिया कि आपकी ड्रॉप आउट आपने यहाँ पे ऐसे लगा दी। ये ड्रॉप आउट बेसिकली जब आपने ये ड्रॉप आउट लगाई ना, ये इसका काम करेगी, इस वाले जो वेट पैरामीटर्स है इनमें काम करेगी। ये वाला ड्रॉप आउट लेयर इस वाले वेट पैरामीटर्स में काम करेगी, ठीक है। तब तो आपने ये समझ लिया। अब गाइस एक और चीज समझो, एक और चीज समझो, ये जो आप एक ड्रॉप आउट रेट होता है, ड्रॉप आउट रेट एक चीज होती है, क्या होती है, इसको हम पहली बार डी से डोनेट कर डी से बताते हैं कि डी डी ड्रॉप आउट रेट डी है, ठीक है। बेसिकली बेसिकली एक चीज समझो, ट्रेनिंग जब हो रही है, ट्रेनिंग जब हो रही है
जब आपने ट्रेनिंग हो रही है आपकी एक आर्किटेक्चर की, आपकी एक पूरा आर्किटेक्चर है, ये इनपुट है, ये एमएलपी का आर्किटेक्चर है आपका, ठीक है। जब आपकी ट्रेनिंग हो रही है तो हर आइट्रेशन में आपके कई न्यूरॉन्स लगे हुए हैं, कई नहीं लगे हुए। क्यों कहीं लगे हुए हैं? आपने ड्रॉप आउट लगाया है यहाँ पे, ठीक है, आपने ड्रॉप आउट लगाया, तो हर आइट्रेशन में कभी कभार आपने बेसिकली कभी कोई न्यूरॉन लगा होगा, कभी कोई लगा होगा, तो हर आइट्रेशन में डिफरेंट डिफरेंट लगे होंगे। तो आप कहते हो कि हर आइट्रेशन में आपने एक ड्रॉप आउट रेट दे दिया कि ड्रॉप आउट रेट 0.4 है। 0.4 का ड्रॉप आउट रेट मतलब कि आपके 0.4%, यानी कि आप समझ लो 40% ऑफ टाइम। बेसिकली क्या हो गया कि 40% ऑफ द होल टाइम, जैसे ये एक न्यूरॉन की बात करूं, ये जैसे इस न्यूरॉन को मैं ए नाम दे देता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि जो ए न्यूरॉन है वो पूरी ट्रेनिंग में 40% ऑफ द टाइम होगा। 40% ऑफ द टाइम ड्रॉप आउट हो गया, मतलब उसको 40% ऑफ द टाइम हटा दिया गया, 40% ऑफ द टाइम उसका ड्रॉप आउट हो गया, यानी कि 60% ऑफ द टाइम वो रहेगा। ये समझो, 40% ऑफ द टाइम वो ड्रॉप आउट हुआ, मतलब 60% ऑफ द ट्रेनिंग टाइम वो रहा। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। जो 60% ऑफ द टाइम, या 0.6 कह लो, इसको 0.4 कह लो, 0.6 जो हुआ ना, इसको कहते हैं हम कीप प्रोबेबिलिटी। ये समझना बहुत जरूरी है। इसको हम पी से डोनेट करते हैं। बेसिकली ये जो 0.6 है ना, 0.6, 0.4 हुआ आपका डी, पी हुआ 0.6, यानी कि 60% ऑफ द टाइम ये ट्रेनिंग में रहेगा। जैसे ये वाला न्यूरॉन है, अगर मैं ये हम जनरल प्रोवाइड कर देते हैं, हम लिख देते हैं कि हमारी जो हिडन लेयर है, हमारा ड्रॉप आउट लगा दो विद विद ड्रॉप आउट रेट 0.4। अगर मैं ये बोलूं कि ड्रॉप आउट लगा दो विद ड्रॉप आउट रेट 0.4, तो अगर इस लेयर पे मैंने ड्रॉप आउट लगा दिया 0.4 से, तो बेसिकली इस वाले यहाँ पे जो न्यूरॉन्स है ना, वो 0.4 40% ऑफ द टाइम वो ड्रॉप हो जाएंगे, या 60% ऑफ द ट्रेनिंग टाइम वो वहां पे रहेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। 60% ऑफ द टाइम वो यहाँ वाले जो न्यूरॉन्स है वो ट्रेनिंग में रहेंगे, या 40% ऑफ द टाइम वो ड्रॉप हो जाएंगे। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये ड्रॉप आउट रेट क्या होता है। तो बेसिकली डी इक्वल टू 1 माइनस पी होता है, आपको ये समझना है। डी अगर 0.4 है तो पी 0.6 है, ठीक है। अगर ये 40% टाइम रहेगा तो ये मतलब कि नहीं अगर 40% ऑफ द टाइम ड्रॉप होगा तो 60% ऑफ द टाइम इसका मतलब वो ट्रेनिंग में रहेगा। चलो, ये तो आपने समझ लिया कि ड्रॉप आउट रेट क्या होता है और कीप प्रोबेबिलिटी क्या होती है। कीप प्रोबेबिलिटी मतलब उसके रहने की ट्रेनिंग में प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलो, अब ये चीज समझ ली। अब ये हमने ट्रेनिंग समझ ली कि ट्रेनिंग टाइम में क्या होता है। ट्रेनिंग टाइम में आपके कई न्यूरॉन्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं, ये बेसिकली डीएक्टिवेट हो जाते हैं, ये वो हट उनको डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, और दूसरे न्यूरॉन एक्टिवेट रहते हैं। पर आइट्रेशन, हर आइट्रेशन में अलग अलग चीज होती है। ये तो हुआ ट्रेनिंग टाइम में। टेस्टिंग टाइम में क्या होगा गाइस? टेस्टिंग टाइम में जब आपके इतने सारा लेयर लगी हुई है, इतनी सारी चीजें लगी हुई हैं, तो टेस्टिंग टाइम में कैसे चीजें मतलब कैसे ओवरफिटिंग कम हो, या बेसिकली टेस्टिंग टाइम में क्या होगा? यहाँ पे आपके कहीं डीएक्टिवेट हो रहे थे न्यूरॉन, ठीक है, तो बेसिकली आप कह लो कि अगर ट्रेनिंग टाइम में आपके ये जो न्यूरॉन है, ये आपके आर्किटेक्चर में पी कीप प्रोबेबिलिटी जो होती है, पी प्रोबेबिलिटी से है। इस मतलब पी प्रोबेबिलिटी यानी कि डी जो है, ड्रॉप आउट अगर डी है तो की प्रोबेबिलिटी पी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी जब ट्रेनिंग हो रही है, जो न्यूरॉन्स हैं जो न्यूरॉन्स हैं वो पी प्रोबेबिलिटी से हैं। पी प्रोबेबिलिटी यानी कि वो पी प्रोबेबिलिटी से ट्रेन हुए हैं। पी प्रोबेबिलिटी से ट्रेन हुए हैं मतलब कि वो पी परसेंट ऑफ द टाइम्स रहे हैं ट्रेनिंग में। पी परसेंट ऑफ द टाइम ट्रेनिंग में रहे हैं। क्यों पी परसेंट ऑफ द टाइम रहे हैं? क्योंकि ड्रॉप आउट रेट डी है। डी मतलब 0.4, मतलब 40% ऑफ द टाइम आपने उनको ड्रॉप कर दिया है, तो 60% ऑफ द टाइम वो ट्रेनिंग में रहे हैं। समझ रहे हो? 60% ऑफ द टाइम वो ट्रेनिंग में रहे हैं। सपोज करो आपका एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है गाइस। तो आपका ये एक न्यूरॉन है, इसमें सपोज करो यहाँ ये वेट W1, वेट W2, ये वेट W3, ये वेट W4, ठीक है। तो अब ये जो न्यूरॉन है, ये पी परसेंट ऑफ द टाइम रहा है, मतलब पी इसकी की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो अब ये तो ट्रेनिंग टाइम हुआ। टेस्टिंग टाइम में क्या करूंगा? टेस्टिंग टाइम में जब ये न्यूरॉन है, सपोज करो मैं इस न्यूरॉन को ऐसी नाम दे रहा हूँ ए, ठीक है, ये न्यूरॉन को नाम दे रहा हूँ ए। तो अब ये जो न्यूरॉन है
तो ये यहाँ पे P% ऑफ द टाइम रहा है, ठीक है, P% ऑफ द टाइम रहा है ट्रेनिंग में। तो टेस्ट टाइम में क्या करोगे, टेस्ट टाइम में क्या होता है, इंटरनली क्या होता है, ये आपको कुछ करना नहीं पड़ता कोड में, आपको बस अपना ड्रॉप आउट रेट लिखना पड़ता है, वो खुद ऑटोमेटिकली कोड कर लेता है, लेकिन ये इंटरनल्स पता होने चाहिए। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ट्रेनिंग के टाइम ये P% ऑफ द टाइम रहेगा। तो टेस्ट टाइम में क्या होता है कि जो ये W1 है ना, ये W2 है, ये W3 है, ये W4 है, ठीक है। तो टेस्ट टाइम में क्या होता है, ये जो न्यूरॉन ए है, ये P से इसका वेट मल्टीप्लाई हो जाता है, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे P की वैल्यू 0.6 है, तो ये 0.6 इंटू W1 हो जाएगा, ये 0.6 इंटू W3 हो जाएगा, ये 0.6 इंटू W3, ये 0.6 इंटू W4। तो ये सब मल्टीप्लीकेशन हो जाती है और फिर आपको जो आउटपुट मिलता है वो अपना आउटपुट देते हो। ऑब्वियसली यहाँ पे एक एक्टिवेशन फंक्शन लगा होगा, फिर आप अपना आउटपुट देते हो। बेसिकली ये चीज हो जाती है, ये चीज हो जाती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनली क्या हो रहा है, ठीक है। ये आप ड्रॉप आउट का रिसर्च पेपर पढ़ोगे ना, उसमें भी ये समझाया हुआ है कि ये ट्रेनिंग टाइम में तो ऐसे होता है कि आपका ये न्यूरॉन P% ऑफ द टाइम पड़ा है, मतलब ट्रेन हुआ है। लेकिन अगर उसको टेस्ट टाइम में देखना है, क्योंकि ये P% ऑफ द टाइम है, तो टेस्ट टाइम में भी इसको P से, हम इसके जो वेट है ना, इसको P से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब कि अगर ये वेट सपोज करो 1 है, तो 0.6 से मल्टीप्लाई होकर ये 0.6 हो जाएगा, समझ रहे हो। इसकी बेसिकली इसके इम्पोर्टेंस 0.6 टाइम्स हो जाएगी, समझ रहे हो। ये चीज पता होनी चाहिए कि टेस्ट टाइम पे क्या होता है, ठीक है, टेस्ट टाइम पे क्या होता है ये। और ये ऐसा हो क्यों रहा है, बिकॉज ये जो आपका वेट है ना, ये वाला वेट, मतलब अगर आप ये समझो ये W1 है, ये P% ऑफ द टाइम ट्रेनिंग में था, ये चीज समझो, ये चीज समझो कि ये हम P से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसे इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम ये जो W1 है, ये P% ऑफ द टाइम्स था, P% ऑफ द टाइम्स इसको ट्रेन किया गया है, इसीलिए हम, क्यों P% ऑफ द टाइम, क्योंकि P% ही ये रहा है। अगर मेरी की प्रोबेबिलिटी P है, तो ये P% ऑफ द टाइम ही रहा ना ट्रेनिंग में, ठीक है। तो बेसिक इसीलिए हम इसको P से मल्टीप्लाई कर देते हैं टेस्ट टाइम के वक्त, ठीक है। इन सबको ये समझना बहुत जरूरी है। चलो, अब ये तो हमने समझ लिया एक कंसेप्ट अपना कि टेस्ट टाइम में क्या होता है। अब एक और चीज समझो, अगर आपकी बहुत सारी लेयर्स हैं, ठीक है, अगर आपकी बहुत सारी लेयर्स हैं, जैसे ये इनपुट लेयर है, ठीक है, ये आपकी L1 है, ये आपकी L2 है, मैं बना नहीं रहा हूँ पूरी, ये आपकी L2 है, ये आपकी L3 है, ठीक है, ये आपकी L4 है, फिर आपका सपोज करो आउटपुट आ गया। अब बहुत सारी लेयर्स हैं, ठीक है, फिर आपका आउटपुट आया। तो अगर अगर आपका जो डेटा साइज है, डेटा साइज यानी कि जो आपको इनपुट डेटा है, जो आपका इनपुट डेटा है, जो डेटा मैट्रिक्स होता है आपका इनपुट, ठीक है, अगर वो डेटा में कम पॉइंट्स हैं, यानी कि फ्यू पॉइंट्स हैं, ठीक है, छोटा डेटा है, मतलब ये समझ लो एक तरीके से स्मॉल डेटा है। स्मॉल डेटा है, इसका मतलब जब ये डेटा स्मॉल है, इसका मतलब कि आपकी ओवरफिटिंग, आपका क्योंकि ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, आपका ओवरफिटिंग होने की चांस ज्यादा है, ओवरफिटिंग होने की चांस ज्यादा है, ये चीज समझ रहे हो। क्योंकि आपका डेटा का साइज कम है और आपका इतना बड़ा आर्किटेक्चर है, आपकी ओवरफिटिंग होने की चांस ज्यादा है, ठीक है। तो जब ऐसा केस हो, तो एक बात समझो, आपकी जो पी वैल्यू है, जो आपकी की प्रोबेबिलिटी है, या आप समझ लो जो आपका ड्रॉप आउट रेट है, वो आप हाई रखोगे। ड्रॉप आउट रेट जो है उसको आप हाई रखोगे, यानी कि ज्यादा चीजों को ड्रॉप आउट करोगे ना, ताकि आपकी ओवरफिटिंग रिड्यूस हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आपको डेटा साइज आपका बहुत छोटा है, तो आप ओवरफिटिंग होने की चांस ज्यादा है, तो आप अपना ड्रॉप आउट रेट बढ़ाओगे, ठीक है। जब ड्रॉप आउट रेट बढ़ाओगे, इसका मतलब अपनी आप की प्रोबेबिलिटी कम करोगे, क्योंकि D इक्वल टू 1 - P, ठीक है। तो अपनी अपनी की प्रोबेबिलिटी कम होगी, ड्रॉप आउट रेट बढ़ाओगे अगर आपकी ज्यादा चांस है ओवरफिटिंग की, ये चीज समझनी है। ये कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब डी और पी की इंटरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओवरफिटिंग। बेसिकली डाटा साइज अगर आपका छोटा है और आपको इतनी सारी लेयर है, तो ऑब्वियसली आपकी ओवरफिटिंग की चांस ज्यादा है। जब आपकी ओवरफिटिंग की चांस ज्यादा है, का मतलब कि आपका ड्रॉप आउट रेट आपको बढ़ाना है, मतलब कि आपका की प्रोबेबिलिटी कम करनी है। ये आप समझ लिए, ठीक है गाइस।
तो इस वीडियो में हमने ड्रॉप आउट के बारे में समझ लिया, ड्रॉप आउट लेयर क्या होती है और ये कैसे एक तरीके का, बेसिकली ये एक तरीके की रेगुलराइजेशन टेक्निक है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये एक तरीके की रेगुलराइजेशन टेक्निक है, बेसिकली हमें हेल्प करती है ओवरफिटिंग कम हटाने के लिए, कम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बैच नॉर्मलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, वो भी एक तरीके की ओवरफिटिंग कम करने में हमें हेल्प करती है, बट ज्यादा हमें ड्रॉप आउट से ज्यादा ड्रॉप आउट इफेक्ट करती है ओवरफिटिंग में एज कम्पेयर टू बैच नॉर्मलाइजेशन। बैच नॉर्मलाइजेशन हमें और बड़ी चीजों में हेल्प करती है, वो अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या होती है। ठीक है गाइज, ओके, थैंक यू।